हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग चैप्टर 2 करने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। वी वुड स्टडी अबाउट द मेन थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और उनका क्या रोल है हमारे कंट्री में, हमारी जीडीपी में क्या रोल है, और भी कुछ अच्छे टर्म्स हम समझेंगे, और ताकि चैप्टर के बारे में हमें डिटेल पता चले कि किस तरीके से हमारे देश में सेक्टर्स का रोल है। ठीक है, तो देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन डायरेक्टली by using natural resources. Take for example the cultivation of cotton. It takes place with the crop season for the growth of cotton plant. So we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall and sunshine and climate. The product of this activity cotton is a natural product. ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे बात कॉटन की गई है कि कॉटन क्या है। एक कॉटन को हम डिराइव करते हैं नेचुरल रिसोर्स से। ठीक है, इसलिए ये कहा जाएगा कि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, when we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector. तो यहाँ पे आप देख लीजिए, when we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector. तब वो primary sector की activity होती है। क्यों होती है? This is because it forms the base of all other products that we subsequently make. ठीक है, यहाँ पे अगर आपके मन में क्वेश्चन आए कि ऐसा क्यों, वाई प्राइमरी, आंसर इज गिवन जस्ट बिलो। दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट सब्सिक्वेंटली मेक। राइट, जो हम इसके क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसका बेस हम कहाँ से लाते हैं? नेचुरल सोर्सेस से लाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्टर बोला गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर. Secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing we associate with industrial activity. Okay, तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट्स को हम अलग अलग फॉर्म्स में चेंज करते हैं विद द वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. सो इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर. अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट. ओके, वी स्पिन yarn and weave cloth. Using sugar cane as raw material, we make sugar or good. Okay, we convert earth into bricks. We use bricks to make houses and buildings. ठीक है, तो मतलब ये कि नेचुरल रिसोर्स के बाद हम जो भी प्रोसेसिंग करते हैं और उसे यूजफुल बनाने के लिए, ठीक है, ये सभी एक्टिविटी आती हैं अंडर द सेकेंडरी सेक्टर. सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं. ठीक, अगला है आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी there is a third category of activities that falls under the category tertiary sector and is different from the above two. तो ये क्या है, ये ऊपर दोनों से ये अलग है. ठीक है, क्यों अलग है अभी पता चल जाएगा. क्योंकि these are activities that help in the development of primary and secondary sectors. क्या है? एक्टिविटीज, वो सभी सारे काम जिसकी मदद से प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करता है, वो सभी आएगा हमारे टर्शरी सेक्टर में. जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम देख लेते हैं बैंक्स का. ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, कम्युनिकेशन है. दीज आर द एग्जांपल्स, राइट? These activities generate services rather than goods. That's why they are called
सर्विस सेक्टर। ओके, तो तीनों सेक्टर्स के बारे में आप लोग को पता चल गया, इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। नाउ कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। अब अगर इन तीन सेक्टर्स का हम कंपैरिजन करना चाहें तो हम कैसे कर पाएंगे? हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर? ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स को समझेंगे जिनसे हमें कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये क्या होती हैं? ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक फार्मर है जो सेल कर रहा है व्हीट को, ठीक है, एक फ्लोर मिल में, किस रेट से? ₹20 पर केजी। द मिल ग्राइंड्स द व्हीट एंड सेल्स द फ्लोर टू अ बिस्कुट कंपनी फॉर 25 पर केजी। ठीक है, अब उसने उसको थोड़ा प्रोसेस किया और उसका दाम बढ़ा के 25 पर केजी दे दिया एक बिस्कुट कंपनी को। अब द बिस्कुट कंपनी यूजेस द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल to make 4 packets of biscuits. It sells biscuit in the market to the consumer for ₹80, that is ₹20 per packet, and biscuits are the final goods. और ये जो बिस्किट बने हैं ये they are ready for the consumption, they are the final goods that reach the consumers. तो why are only final goods and services counted? हम जब भी काउंट करेंगे तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही काउंट क्यों करेंगे? तो इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि फाइनल गुड्स में जो पहले की कॉस्ट है वो ऑलरेडी इंक्लूड हो गई। जैसे कि आपने व्हीट की प्राइस और फ्लावर की प्राइस, सारी प्राइसेस को साथ लेके हमने बिस्किट बनाया और बिस्किट को एक नई प्राइस टैग हमने दी जिसमें ये सभी सारी कॉस्ट जो है इंक्लूडेड हैं। इसीलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही काउंट करते हैं, क्योंकि अगर हम जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी प्राइस अगर काउंट अलग से करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स मतलब वो गुड्स जो इन्वॉल्व होते हैं किसी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में, उनकी प्राइस या उनकी वैल्यू को हम जो है काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि फाइनल गुड में ऑलरेडी उनकी वैल्यू काउंट रहती है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ दैट ईयर। ठीक है, यहाँ पे पूरे साल का पता चल जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हुई है हर सेक्टर में एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, तो वहां पे हमको टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर उस साल का पता चल जाएगा ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये बहुत टर्म आपके हमेशा आपके साथ आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको अपडेटेड रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स okay give rise to GDP, that is gross domestic product of a country. It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. So this is very important. Okay, it is the very important, you people must highlight this. It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. GDP shows how big the economy is. ठीक है, किसी भी कंट्री की GDP ये दिखाती है कि वहाँ की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग फटाफट। ठीक, अब हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ रेलिवेंट चीजें पढ़ेंगे जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाउ मूविंग नेक्स्ट। अब यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का ये जो चार्ट है ये क्या शो कर रहा है? ये हमारे कंट्री की कहानी शो कर रहा है कि हमारे यहाँ
किस सेक्टर का क्या रोल है। प्राइमरी सेक्टर आप देख लीजिए 1973-74 में इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी सिग्निफिकेंट था, ठीक है, और लोग तो इन्वॉल्व इसमें थे ही, ठीक है। अब जब हम 2013-14 में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, रुपीज इन करोड़, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। अब देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर जो प्राइमरी सेक्टर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे कम है 2013-14 में, ठीक है। उससे थोड़ा सा ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर का है, और सबसे ज़्यादा हमारे टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। अब टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों गई है, ठीक है। द टर्शरी सेक्टर हैज़ एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर को इसने रिप्लेस किया, जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी चार्ट में, ठीक है। सो व्हाई इज द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया, द क्वेश्चन। नाउ देयर कुड बी सेवरल रीजन। पहला रीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बहुत सारे रीजंस को हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, ठीक है। पहला क्या है, इन एनी कंट्री several services such as hospitals, educational institutions, post, telegraph service, police station, courts, village administrative offices, municipal corporation है, transport banks है, insurance companies है, ये सभी सब कुछ जो है ये इनकी ज़रूरत बहुत होती है। These can be considered as basic services, ठीक है। In a developing country, the government has to take responsibility for the provision of these services. तो गवर्नमेंट, एक डेवलपिंग कंट्री में गवर्नमेंट को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ती है, ठीक है। ये एक रीज़न हो गया। दूसरा क्या है, सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज, कि अगर भाई एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलप करेंगी वहाँ पे सर्विसेज चाहिए ही चाहिए होंगी उनको प्रॉपरली रन करने के लिए, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, ठीक है। जीडीपी में आप सबका शेयर देख रहे थे, इट वाज अ कंपैरिजन, जो पीछे आपने ग्राफ में देखा सिमिलर भी, ये यही वही सेम है, सिमिलर ही है। देखिए 1974, 2013-14, ठीक है, 13-14 में भी। तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा है वो आपको मिल रहा है आपका टर्शरी सेक्टर से। ये देखिए, ये आपको टर्शरी सेक्टर है, ये देखिए आपका सेकेंडरी सेक्टर है, और ये है प्राइमरी सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो किसका है, वो है टर्शरी सेक्टर का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। A remarkable fact about India that while there has been a change in the share of three sectors in GDP, a similar shift has not taken place in the employment. अब ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा लोग जिस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे आउटपुट ज़्यादा होगा, वहाँ वो उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन जो है वो टर्शरी सेक्टर का ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, जैसे एग्रीकल्चर और उसकी एलाइड एक्टिविटीज़ जो उसे सपोर्ट करती हैं, उसमें बहुत कंट्री की एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। रीज़न क्या है, यहाँ पे लो लिटरेसी का रीज़न है, ठीक है। लोग जो है सीजनली जो है एम्प्लॉयड रहते हैं, ठीक है, ये भी एक रीज़न है, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट का भी यहाँ पे डेटा आप देख सकते हैं 2017, 2017-18 और 1977-78 का कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, राइट। तो पहले जो है पूरी पॉपुलेशन का 71% लोग जो है 71% लोग इन्वॉल्व रहते थे एग्रीकल्चर में, ठीक है। ये कब किस टाइम की बात है, ये 77-78 की, ठीक है। उसके बाद बिजनेस में जो सेकेंडरी सेक्टर में 11 और टर्शरी में 18 होते थे, ठीक है। बाद में क्या होता है, ये प्राइमरी वाले जो है वो कम हो जाते हैं, 70 से घट के हो गए 44, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी 25 हो गया 11 से बढ़ के, और 18 ने रिमार्केबल जो है ग्रोथ की, जो कि यहाँ पे हो गया 31। ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर कितना हो गया 31%। ठीक है, ये है शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर या प्राइमरी एक्टिविटी से घटा है, लोगों का शिफ्ट किया है सेकेंडरी और टर्शरी पे। तो इसका मतलब ये हुआ कंट्री जो है वो कुछ ग्रो भी कर रही है हम लोग की। ठीक है, इंडिया इज ग्रोइंग। अब बढ़ते हैं आगे। वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, सबसे ज़्यादा लोग आज भी एम्प्लॉयड अगर देखा जाए तो हमारे प्राइमरी सेक्टर में ही है 44%, 25% इन द सेकेंडरी एंड 31% इन द टर्शरी सेक्टर। सो इवन टुडे ऑल्सो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज इन द प्राइमरी एक्टिविटी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे फटाफट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मन में आता है कि व्हाट इट मीन्स दैट देर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज नेसेसरी। ठीक है, जितने लोग चाहिए नहीं उनसे ज़्यादा ही लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व क्यों है। ठीक है, सो इवन इफ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। तो जब इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही इन्वॉल्व हैं, अगर कुछ लोग हट जाते हैं तो भी जो है प्रोडक्शन पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर अंडर एम्प्लॉयड। ये यहाँ पे लोग क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है। ठीक है, बात समझ में आई कि जितने जितनी लोगों की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा लोग इन्वॉल्व इसमें हो गए हैं, तो यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर कुछ लोग उसमें से आप बाहर भी निकाल दो तो भी वहाँ पे प्रोडक्शन पे कुछ जो है वो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर जो लोग निकल जाएंगे तो वो क्या होगा, दे हैव नो वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क, क्योंकि वो उन्होंने सिर्फ खेती की तो और कुछ कर नहीं पाएंगे, इसीलिए वो लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। यू विल सी दैट एवरी वन इज वर्किंग, none remains idle, but in actual fact their labor effort gets divided. Each one is doing some work, but no one is fully employed. कुछ कुछ काम सब लोग कर रहे हैं, जो भी रूरल एरियाज में जो फैमिली होती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उन्हें पूरी तरीके से एम्प्लॉयड नहीं करेंगे, उसे हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयड, क्योंकि जिनका जो पोटेंशियल है वो पूरी तरीके से वो उसमें लगा नहीं पा रहे हैं अपने। ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल जो है पूरा कंप्लीटली वो लगा नहीं पा रहे हैं और आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब कोई पूछे आपसे अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन who does not have a job is clearly visible as unemployed, hence it is also called disguise unemployment। ठीक है, जैसे होता है ना कि हाँ काम नहीं है फिर भी लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये पता चलता है हाँ भैया जो है ये तो इन्वॉल्व है, लेकिन बेसिकली होता क्या है, वो अपने पोटेंशियल का कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते या फिर वहाँ पे वो एफिशिएंट नहीं हो पाते, तो इस सिचुएशन को अंडर एम्प्लॉयमेंट करते हैं। ठीक है, और जब जहाँ पे बिल्कुल ही आप कुछ नहीं काम करते वहाँ आप अनएम्प्लॉयड होते हो। ठीक है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड और नॉट, राइट। बेसिकली ये प्राइमरी सेक्टर में ऐसा होता है। ठीक है, जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कोई व्यक्ति एम्प्लॉयड है कि नहीं एम्प्लॉयड है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बिकॉज यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई इट इन अ वेरी प्रॉपर वे। ठीक है, अब और इसीलिए प्राइमरी एक्टिविटीज में दिन भर काम करने पर भी कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है, अर्न ज़्यादा नहीं कर पाते। ठीक है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट हम लोग इसको आगे देखते हैं। हाँ, तो हमारे क्या क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग राइट टू वर्क।
इन्होंने एक लॉ बनाया राइट टू वर्क वाला। इसमें क्या है, इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इट इज कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट 2005, वेरी फेमस मनरेगा। इसमें क्या होता है, ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज आर गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट उनकी पक्की है एक साल में इस प्रोग्राम के थ्रू। इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। और अगर गवर्नमेंट मान लीजिए 100 दिन काम नहीं दे पा रही है तो फिर भी गवर्नमेंट जो है उनको अलाउंसेस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्शन को बढ़ाने में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, ज़मीन से, वो सभी सारी चीज़ें जो है इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी उन सभी चीज़ों को। अब बढ़ते हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। Now the division of sectors as organized and unorganized। अब सेक्टर्स को का भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, उसे हम लोग देखते हैं फटाफट, ठीक है। कांता वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर दोज enterprises or places work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work। ऐसी जगह जहाँ पे जो भी वहाँ की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फिक्स रहती हैं, वहाँ पे चेंजेस नहीं होते हैं, वो रेगुलरली वहाँ पे काम होता है, तो ऐसे सेक्टर को बोलते हैं हम ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। क्योंकि कांता देखिए वर्क करती है ऑफिस में और ऑफिस को अटेंड करती हैं रेगुलरली 9:30 से 5:30 के बीच में, और सैलरी भी मिलती है उनको रेगुलरली, तो कहा जाएगा कि ये जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अब यहाँ पे कमल की बात की जाए, कमल जो है वो कांता के नेबर है, तो ही इज अ डेली वेज लेबरर। ये डेली वेज लेबरर है, ग्रोसरी शॉप पे काम करते हैं, 7:30 बजे आते हैं मॉर्निंग में, 8 बजे तक काम करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं बेचारे, ठीक है। और ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस, के अलावा इनको कुछ ज़्यादा अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। तो ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम, कभी भी उनसे बोले भैया आप रहने दो, तो वहाँ पे उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो वो क्या है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ज़्यादा काम करते हैं, इसमें क्या ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, और ज़्यादा काम नहीं करोगे तो उतना ही पैसा मिलेगा, तो अलाउंसेस कुछ अपनी तरफ से नहीं है होता है, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है कि दे वर्क इन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो डिफरेंस है हमें यहाँ पे समझ में आ गया दोनों एग्जाम्पल से, ठीक है। अगर आप ऑफिस में काम करते हो, रेगुलर आपको सैलरी मिलती है, जॉब की एश्योरेंस है, तो ऑर्गेनाइज है। और अगर आप काम करते हो तो आपको वेजेस मिलती हैं, अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, तो वो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाता है, ठीक है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देश की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है और सबको ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब नहीं मिलता है। तो अब हम यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे सामने है, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं उनको हम प्रोटेक्ट कैसे करें, ये गवर्नमेंट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे देखिए, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स टू एंटर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स विच पे अ वेरी लो सैलरी। यहाँ पे सैलरी क्या मिलती है, बहुत कम मिलती है, ठीक है। और जॉब यहाँ पे सिक्योर नहीं है, ना ही कोई बेनिफिट है। तो 1990 से इट इज ऑल्सो कॉमन टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर लूजिंग देयर जॉब्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। दीज वर्कर्स आर फोर्स टू टेक अप द जॉब्स इन अनऑर्गेनाइज, भाई जीने के लिए खाना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब नहीं मिल रही है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाइए, ठीक है। लोग जाते हैं लेकिन उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। अगर उनकी तबीयत खराब हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी फैमिली को भी बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अर्बन एरियाज में आपने देखा होगा अनऑर्गेनाइज वर्कर, जैसे कि बहुत सारी वर्कर्स होते हैं, कैजुअल वर्कर्स, जैसे कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं, ट्रेड में, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं,
वर्कर स्मॉल गारमेंट्स में जो काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब सारे जो है इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होगा इन ऑर्डर टू लीड अ गुड हेल्दी लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है कुछ स्टेप्स जो है वो लेती है इन लोग के लिए, ठीक है। उसे हम फटाफट आगे देखते हैं। अगला हमारा जो हेडिंग है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। पब्लिक, अब आपने ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज देखा, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों देखिए क्या है। जैसे कि रेलवेज है, जैसे कि आपका रेलवेज हैं, पोस्ट ऑफिस है, ये एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर का। वेरियस कंपनीज लाइक टाटा आयरन स्टील कंपनी हो गई, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, ये सब सारी प्राइवेटली ओन्ड जो है वो कंपनीज हैं, ठीक है। There are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost. तो सोसाइटी को बहुत सारी चीज़ें चाहिए लेकिन प्राइवेट सेक्टर उन्हें रीजनेबल कॉस्ट पे नहीं देगा। उसका रीज़न ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो चलता है किस चीज़ पे, प्रॉफिट पे चलता है। द पर्पज ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट, whereas the purpose of public sector is not just to earn profit but to public welfare। तो यहाँ पे ये बात हम लोग को अच्छे समझनी चाहिए कि जो प्राइवेट है, प्राइवेट सेक्टर है, वो किस पे काम करता है, प्रॉफिट पे, ठीक। और जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो प्रॉफिट प्लस वेलफेयर। प्रॉफिट बहुत ही मार्जिन होता है, मेन जो पर ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे थोड़ा देखते हैं। तो गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट फेयर प्राइस। तो अगर मान लीजिए हमारे देश के फार्मर्स हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है क्रॉप को ग्रो करने में, अब क्रॉप तैयार हो गए और अगर वो उनको अच्छी प्राइसेस पे नहीं बेच पाते हैं तो उनकी जो भी सारी मेहनत है और जो भी कॉस्ट है वो उस वो कवर अप नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या है उनको फेयर प्राइस पे उनसे चीज़ें खरीदती है, ठीक है। उनको क्या करती है, सपोर्ट करती है। इसी को बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखते हैं। So government of India buys wheat and rice from the farmers at fair price. This it stores in its godowns and sells at a lower price to consumers through ration shops, ठीक है। कंज्यूमर्स को ये प्रोवाइड करती हैं लोअर प्राइस पे विद द हेल्प ऑफ राशन शॉप्स। तो यू हैव रेड अबाउट दिस इन द चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन क्लास 9th, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज which are the primary responsibility of the government must spend on these, ठीक है। कौन कौन पे गवर्नमेंट की जो सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है भाई, हेल्थ प्रोवाइड करे, एजुकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है, सबको, ठीक है। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। और अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं। अब हेल्थ की बात हुई तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, जितने भी लाइव बर्थ होती हैं, ठीक है, उनमें से कितने बच्चे एक साल तक, मतलब एक साल बर्थ से लेके एक साल तक के बीच में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं पर थाउजेंड, उसमें कितने बच्चे जिंदा रह पाते हैं और कितनों की डेथ हो जाती है। तो पर थाउजेंड पे जितनी डेथ होती है उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। उड़ीसा का जो कि 40 है और मध्य प्रदेश पे क्या है 48। तो जितनी भी लाइव बर्थ होती है उसमें कितने बच्चे एक साल के अंदर, कितने बच्चों की डेथ हो जाती है पर थाउजेंड, दैट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है।
उड़ीसा का 40 है, मध्य प्रदेश का 48 है। तो ये यहाँ पे अलार्मिंग सिचुएशन है दोनों स्टेट्स में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ गए हैं, तो उसको सम अप करते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक एट द वेज ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने क्लासिफाई किया मीनिंगफुल इनटू सब मीनिंगफुल ग्रुप्स। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ा। जीडीपी से हम फेमिलियर हुए यहाँ पे। ठीक है, सो द एंटायर चैप्टर वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। ठीक है, that's why I had made this video for you people. Hope you people would have enjoyed this. If you really like this, then hit the like button. See you in the next video. Till then, bye bye and take care.